हर हर महादेव। हर हर महादेव। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। 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 पृष्ठभूमि, विभिन्न चरण, परिणाम, प्रमुख समाज सुधार कानून। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। पृष्ठभूमि, विभिन्न चरण, परिणाम, प्रमुख समाज सुधार कानून। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। पृष्ठभूमि, विभिन्न चरण, परिणाम, प्रमुख समाज सुधार कानून। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। पृष्ठभूमि, विभिन्न चरण, परिणाम, प्रमुख समाज सुधार कानून। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। पृष्ठभूमि, विभिन्न चरण, परिणाम, प्रमुख समाज सुधार कानून। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। विभिन्न चरण। प्रथम चरण 1757 से 1813। द्वितीय चरण 1813 से 1858। तीसरी चरण 1858 से 1885। चतुर्थ चरण 1885 के बाद। प्रथम चरण 1757 से 1813 हस्तक्षेप की नीति। द्वितीय चरण 1813 से 58 सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। तृतीय चरण 1858 से 1885 सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। चतुर्थ चरण 1885 के बाद राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार। प्रथम चरण 1757 से 1813 हस्तक्षेप की नीति। द्वितीय चरण 1813 से 1858 सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। तृतीय चरण 1858 से 85 सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। चतुर्थ चरण 1885 के बाद राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार। प्रथम चरण 1757 से 1813 हस्तक्षेप की नीति। द्वितीय चरण 1813 से 58 सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। तृतीय चरण 1858 से 85 सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। चतुर्थ चरण 1885 के बाद राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार। प्रथम चरण 1757 से 1813 हस्तक्षेप की नीति। द्वितीय चरण 1813 से 58 सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। तृतीय चरण 1858 से 85 सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। चतुर्थ चरण 1885 के बाद राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार। प्रथम चरण 1757 से 1813 हस्तक्षेप की नीति। द्वितीय चरण 1813 से 58 सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। तृतीय चरण 1858 से 85 सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। चतुर्थ चरण 1885 के बाद राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार। प्रथम चरण 1757 से 1813 हस्तक्षेप की नीति। द्वितीय चरण 1813 से 1858 सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। तृतीय चरण 1858 से 1885 सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। चतुर्थ चरण 1885 के बाद राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार। प्रथम चरण 1757 से 1813 हस्तक्षेप की नीति। द्वितीय चरण 1813 से 58 सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। तृतीय चरण 1858 से 85 सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। चतुर्थ चरण 1885 के बाद राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार। 1813 से 1858 के दौरान विलय विस्तार की नीति। भारत पर प्रभाव। राजनीतिक गुलाम। मुक्त व्यापार आर्थिक नीति। आर्थिक गुलाम। सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। सामाजिक सांस्कृतिक गुलाम। 1813 से 1858 के दौरान विलय विस्तार की नीति। राजनीतिक गुलाम। मुक्त व्यापार आर्थिक गुलाम। सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। सामाजिक सांस्कृतिक गुलाम। 1813 से 58 के दौरान विलय विस्तार की नीति। राजनीतिक गुलाम। मुक्त व्यापार आर्थिक गुलाम। सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। सामाजिक सांस्कृतिक गुलाम। विलय विस्तार की नीति। राजनीतिक गुलाम। मुक्त व्यापार की नीति। आर्थिक गुलाम। सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। सामाजिक सांस्कृतिक गुलाम। विलय विस्तार की नीति। राजनीतिक गुलाम। मुक्त व्यापार की नीति। आर्थिक गुलाम। सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। सामाजिक सांस्कृतिक गुलाम। विलय विस्तार की नीति। राजनीतिक गुलाम। मुक्त व्यापार की नीति। आर्थिक गुलाम। सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। सामाजिक सांस्कृतिक गुलाम। विलय विस्तार की नीति। राजनीतिक गुलाम। मुक्त व्यापार की नीति। आर्थिक गुलाम। सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। सामाजिक सांस्कृतिक गुलाम। विलय विस्तार की नीति। राजनीतिक गुलाम। मुक्त व्यापार की नीति। आर्थिक गुलाम। सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। सामाजिक सांस्कृतिक गुलाम। पृष्ठभूमि। राज्य विस्तार एवं आर्थिक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। राज्य विस्तार के आर्थिक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। राज्य विस्तार एवं आर्थिक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। वस्तुतः ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए कार्य किया गया। वस्तुतः ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए कार्य किया गया। वस्तुतः ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए कार्य किया गया। जहां आरंभिक समय में अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, तो वहीं इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधारों की नीति अपनाई गई। जहां आरंभिक समय में अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, तो वहीं इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधारों की नीति अपनाई। जहां आरंभिक समय में अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, तो वहीं इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधारों की नीति अपनाई।
गई। किंतु जब 1857 का विद्रोह हुआ और उसके कारणों में भारतीय समाज संस्कृति में ब्रिटिश हस्तक्षेप माना गया, तब सरकार ने समाज सुधार के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। किंतु जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके कारणों में भारतीय समाज संस्कृति में ब्रिटिश हस्तक्षेप माना गया, तब सरकार ने समाज सुधार के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपना लिया। किंतु जब 1857 का विद्रोह हुआ और उसके कारणों में भारतीय समाज संस्कृति में ब्रिटिश हस्तक्षेप माना गया, तब सरकार ने समाज सुधार के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपना लिया। इस तरह सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के तहत अंग्रेजों ने जो सुधार कार्य किया, उसका लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इस तरह सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के तहत अंग्रेजों ने जो सुधार कार्य किया, उसका लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। सुधार के विभिन्न चरण प्रथम चरण 1757 से 1813। प्रथम चरण 1757 से 1813 आहस्तेप की नीति। 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 इस दौरान कंपनी ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्योंकि हस्तक्षेप से समाज में जन असंतोष पैदा होता, जो नव स्थापित कंपनी शासन के हितों के विरुद्ध होता। इस दौरान कंपनी ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्योंकि हस्तक्षेप से समाज में जन असंतोष पैदा होता, जो नव स्थापित कंपनी शासन के हितों के विरुद्ध होता। इस काल में कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा और साहित्य को उपयोगी मानता था, जिसमें विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन तथा विल्किंसन जैसे लोग शामिल थे। इस काल में कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा और साहित्य को उपयोगी मानता था, जिसमें विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन तथा विल्किंसन जैसे लोग शामिल थे। इस काल में कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा और साहित्य को उपयोगी मानता था, जिसमें विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन तथा विल्किंसन जैसे लोग शामिल थे। इस काल में कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा और साहित्य को उपयोगी मानता था, जिसमें विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन तथा विल्किंसन जैसे लोग शामिल थे। इस दौरान भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और इसका कारण यह था कि भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए भारतीय भाषा और साहित्य का अध्ययन किया जाए, और इसके माध्यम से भारतीय शासन पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। इस दौरान भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और इसका कारण यह था कि भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए भारतीय भाषा और साहित्य का अध्ययन किया जाए, और इसके माध्यम से भारतीय शासन पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। इस दौरान भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और इसका कारण यह था कि भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए भारतीय भाषा और साहित्य का अध्ययन किया जाए, और इसके माध्यम से भारतीय शासन पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। विलियम जोन्स ने 1744 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जा सके। विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जा सके। विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जा सके। विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जा सके। विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जा सके। इस सोसाइटी के सदस्य विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो साथ ही हितोपदेश नामक पुस्तक का भी अनुवाद किया। इस सोसाइटी के सदस्य विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो साथ ही हितोपदेश नामक पुस्तक का भी अनुवाद किया। इस सोसाइटी के सदस्य विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो साथ ही हितोपदेश नामक पुस्तक का भी अनुवाद किया। इस सोसाइटी के सदस्य विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो साथ ही हितोपदेश नामक पुस्तक का भी अनुवाद किया। इस सोसाइटी के सदस्य विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो साथ ही हितोपदेश नामक पुस्तक का भी अनुवाद किया। 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जहां अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी। 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जहां अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी। 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जहां अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी। 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जहां अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी। 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जहां अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी। 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तत्पश्चात गीत गोविंद का भी अनुवाद किया। 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तत्पश्चात गीत गोविंद का भी अनुवाद किया। 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तत्पश्चात गीत गोविंद का भी अनुवाद किया। विलियम जोन्स अभिज्ञान शकुंतलम गीत गोविंद का अनुवाद। विलियम जोन्स अभिज्ञान शकुंतलम गीत गोविंद 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 विलियम जोन्स अभिज्ञान शकुंतलम गीत गोविंद।
1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज खोले जाने की आलोचना की क्योंकि वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज खोले जाने की आलोचना की क्योंकि वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज खोले जाने की आलोचना की क्योंकि वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज खोले जाने की आलोचना की क्योंकि वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज खोले जाने की आलोचना की क्योंकि वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज खोले जाने की आलोचना की क्योंकि वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। द्वितीय चरण सक्रिय हस्तक्षेप की नीति 1813 से 58। द्वितीय चरण सक्रिय हस्तक्षेप की नीति 1813 से 58। द्वितीय चरण सक्रिय हस्तक्षेप की नीति 1813 से 58। द्वितीय चरण सक्रिय हस्तक्षेप की नीति 1813 से 58। द्वितीय चरण सक्रिय हस्तक्षेप की नीति 1813 से 58। द्वितीय चरण सक्रिय हस्तक्षेप की नीति 1813 से 58। द्वितीय चरण सक्रिय हस्तक्षेप की नीति 1813 से 58। द्वितीय चरण सक्रिय हस्तक्षेप की नीति 1813 से 58। सक्रिय हस्तक्षेप के पीछे सरकार का दृष्टिकोण। 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 19वीं सदी में ब्रिटेन में बेंथम एवं मिल की उपयोगितावादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। 19वीं सदी में ब्रिटेन में बेंथम एवं मिल की उपयोगितावादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। 19वीं सदी में ब्रिटेन में बेंथम एवं मिल की उपयोगितावादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। यह विचारधारा सुधारों पर बल देती है। यह विचारधारा सुधारों पर बल देती है। यह विचारधारा सुधारों पर बल देती है। यह विचारधारा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर नीति निर्माण पर बल देती है और कानून का निर्माण कर सुधारों को लागू करने की बात करती है ताकि स्थायी शासन के स्थायित्व को बल मिल सके। यह विचारधारा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर नीति निर्माण पर बल देती है और कानून का निर्माण कर सुधारों को लागू करने की बात करती है ताकि अस्थायी शासन को स्थायित्व को बल मिल सके। इस विचारधारा से प्रेरित होकर कंपनी ने भारत में विभिन्न समाज सुधार कानून बनाए और इस माध्यम से प्रजा में ब्रिटिश शासन की प्रजा हितैषी छवि स्थापित कर भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व देने का प्रयास किया। इस विचारधारा से प्रेरित होकर कंपनी ने भारत में विभिन्न समाज सुधार कानून बनाए और इस माध्यम से प्रजा में ब्रिटिश शासन की प्रजा हितैषी छवि स्थापित कर भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व देने का प्रयास किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में हो रहे अत्यधिक उत्पादन के कारण ब्रिटेन को एक बड़े बाजार की जरूरत थी जहाँ के बाजार में निर्मित वस्तुओं की बिक्री की जा सके। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में हो रहे अत्यधिक उत्पादन के कारण ब्रिटेन को एक बड़े बाजार की जरूरत थी जहां के बाजार में निर्मित वस्तुओं की बिक्री की जा सके। इसी क्रम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और भारत के परंपरागत समाज में हस्तक्षेप कर उसके आंशिक आधुनिकीकरण का प्रयास किया क्योंकि तभी ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का एक भारतीय खरीदार वर्ग निर्मित होगा। इसी क्रम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और भारत के परंपरागत समाज में हस्तक्षेप कर उसे आंशिक आधुनिकीकरण का प्रयास किया क्योंकि तभी ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का एक भारतीय खरीदार वर्ग निर्मित होता। भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर पश्चिमी शिक्षा एवं मूल्यों को प्रसार किया गया जिससे कि रक्त एवं रंग में भारतीय किंतु आचार विचार एवं रुचि में अंग्रेज तैयार हो सके अर्थात जिसकी रुचि ब्रिटिश हितों के अनुरूप हो। भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर पश्चिमी शिक्षा एवं मूल्यों का प्रचार किया गया जिससे कि रक्त एवं रंग में भारतीय किंतु आचार विचार एवं रुचि में एक अंग्रेज तैयार हो सके अर्थात जिसकी रुचि ब्रिटिश हितों के अनुरूप हो। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों की एक सस्ते कलर की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों की एक सस्ते कलर की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। यह शिक्षित भारतीय वर्ग भारत में ब्रिटिश शासन को न्यायोचित ठहरा सकेगा, इसलिए भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप किया गया। यह शिक्षित भारतीय वर्ग भारत में ब्रिटिश शासन को न्यायोचित ठहरा सकेगा, इसलिए भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप किया गया। अंग्रेजों ने अपने श्वेत नस्ल के बाहर के सिद्धांत को सही ठहराने हेतु भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधारों पर बल दिया। अंग्रेजों ने श्वेत नस्ल बाहर के सिद्धांत को सही ठहराने हेतु भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधारों पर बल दिया गया। वस्तुतः उनका प्रयास था कि वे समाज सुधार के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों को यह बतला सके कि अंग्रेज भारतीय को सभ्य बना रहे हैं। वस्तुतः उनका प्रयास था कि वे समाज सुधार के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों को यह बतला सके कि अंग्रेज भारतीय बुद्धिजीवियों को सभ्य बना रहे हैं। वस्तुतः उनका प्रयास था कि समाज सुधार के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों को यह बतला सके कि अंग्रेज भारतीय बुद्धिजीवियों को सब बना रहे हैं। अतः भारत में ब्रिटिश शासन का बने रहना भारतीयों के हित में है। अतः भारत में ब्रिटिश शासन का बना रहना भारतीयों के हित में है। अतः भारत में ब्रिटिश शासन का बना रहना भारतीयों के हित में है। अमेरिकी उपनिवेश के आज़ाद होने पर अंग्रेजों ने उससे सीख लेकर यह नीति अपनाई कि यदि भारतीयों का हृदय नहीं जीता गया तो यह उपनिवेश भी हाथ से निकल जाएगा। अमेरिकी उपनिवेश के आज़ाद होने पर अंग्रेजों ने उससे सीख लेकर यह नीति बनाई कि यदि भारतीयों का हृदय नहीं जीता गया तो यह उपनिवेश भी हाथ से निकल जाएगा। अमेरिकी उपनिवेश के आज़ाद होने पर अंग्रेजों ने उससे सीख लेकर यह नीति अपनाई कि यदि भारतीय
का हृदय नहीं जीता गया तो यह उपनिवेश भी हाथ से निकल जाएगा। अतः समाज सुधार के माध्यम से भारतीयों का हृदय जीतने पर बल दिया गया। अतः समाज सुधार के माध्यम से भारतीयों का हृदय जीतने पर बल दिया गया। अतः समाज सुधार के माध्यम से भारतीयों का हृदय जीतने पर बल दिया गया। कंपनी के अधिकारी इस बात को समझ रहे थे कि यदि भारत में कंपनी शासन का कोई अच्छा चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो लंदन में उनके अधिकार पत्र की पुनः स्वीकृति में कठिनाई आएगी। कंपनी के अधिकारी इस बात को समझ रहे थे कि यदि भारत में कंपनी शासन का कोई अच्छा चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो लंदन में उनके अधिकार पत्र की पुनः स्वीकृति में कठिनाई आएगी। अतः बेंथम के विचारों के प्रबल समर्थक विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। अतः बेंथम के विचारों के प्रबल समर्थक विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। अतः बेंथम के विचारों के प्रबल समर्थक विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। इसी क्रम में बेंटिक ने कई सुधार कार्य किए। बेंटिक के सुधार कार्य। बेंटिक ने भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रणाली में सुधार करते हुए दंड के स्वरूप को मानवीय बनाया। बेंटिक ने भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रणाली में सुधार करते हुए दंड के स्वरूप को मानवीय बनाया। बेंटिक ने भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रणाली में सुधार करते हुए दंड के स्वरूप को मानवीय बनाया। इसके तहत अपराधियों को कोड़े मारने की सजा पर प्रतिबंध लगाया। मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन कर विधि का संहिताकरण किया। मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन कर विधि का संहिताकरण किया। लोगों के कलकत्ता आने जाने में हो रही असुविधा को देखते हुए इलाहाबाद में ही सदर दीवानी और सदर निजामत का गठन किया। प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देते हुए उस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। सती प्रथा निरोधक कानून बनाया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर बल दिया। सती प्रथा निरोधक कानून बनाया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर बल दिया। अपने इन कार्यों के संदर्भ में विलियम बेंटिक ने बेंथम को पत्र लिखा कि मैं तो नाम का शासन करता हूँ, वास्तविक शासन तो आपका ही है, सरकार चलेगी तो आपकी ही नीतियों पर। अपने इन कार्यों के संदर्भ में विलियम बेंटिक ने बेंथम को पत्र लिखा कि मैं तो नाम का शासन करता हूँ, वास्तविक शासन तो आपका ही, सरकार चलेगी तो आपकी ही नीतियों पर। अपने इन कार्यों के संदर्भ में विलियम बेंटिक ने बेंथम को पत्र लिखा कि मैं तो नाम का शासन करता हूँ, वास्तविक शासन तो आपका ही है, सरकार चलेगी तो आपकी ही नीतियों पर। वस्तुतः यह कथन बेंटिक के सुधारों के पीछे उपयोगितावादी विचारधारा को दर्शाता है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को पूर्ति में सहायक हुए। वस्तुतः यह कथन बेंटिक के सुधारों के पीछे उपयोगितावादी विचारधारा को दर्शाता है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति में सहायक हुए। वस्तुतः यह कथन बेंटिक के सुधारों के पीछे उपयोगितावादी विचारधारा को दर्शाता है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति में सहायक हुए। तीसरा चरण निष्क्रिय दृष्टिकोण 1868 से 85। 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 1857 के विद्रोह के पश्चात उसके कारणों की समीक्षा करने के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने से जन असंतोष बढ़ा। 1857 के विद्रोह के पश्चात उसके कारणों की समीक्षा करने के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने से जन असंतोष बढ़ा। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति त्याग दी और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति त्याग दी और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह अंग्रेजों ने उपयोगितावादी विचारधारा से प्रेरित मानवीय मुखौटों को भी उतार दिया। चतुर्थ चरण 1885 के बाद। चतुर्थ चरण 1885 के बाद। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन क्रमशः आगे बढ़ा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन क्रमशः आगे बढ़ा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन क्रमशः आगे बढ़ा। अतः ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति भी राष्ट्रवादियों के दबाव से संचालित होने लगी। अतः ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति भी राष्ट्रवादियों के दबाव से संचालित होने लगी। अतः अब उन्हें भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का भय नहीं रहा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829। राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829। राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829। राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829। राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829। राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829। राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829।
राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829, राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829, राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829, राजा राम मोहन राय सती प्रथा निरोधक कानून 1829, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, 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 ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। मूल्यांकन अवलिक परिणाम, मूल्यांकन अवलिक परिणाम, मूल्यांकन अवलिक परिणाम। सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया। इसी क्रम में स्वतंत्रता, समानता, जनता, मानव अधिकार जैसे मूल्य भारतीय समाज में प्रसारित हुए। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया। इसी क्रम में स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, मानव अधिकार जैसे मूल्य भारतीय समाज में प्रसारित हुआ। नारी मुक्ति की दिशा में अनेक कानून बने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में महिला शिक्षा पर बल दिया गया। फलतः महिलाओं में जागरूकता बढ़ी। नारी मुक्ति की दिशा में अनेक कानून बने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में महिला शिक्षा पर बल दिया गया। फलतः महिलाओं में जागरूकता बढ़ी। ब्रिटिश नीतियों ने एक आधुनिक शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग के उदय को संभव बनाया। ब्रिटिश नीतियों ने एक आधुनिक शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग के उदय को संभव बनाया। इस वर्ग ने भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, तो साथ ही ब्रिटिश आर्थिक औपनिवेशिक नीतियों की समीक्षा की, जिससे अंग्रेजों के शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया जा सके। इस वर्ग ने भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, तो साथ ही ब्रिटिश आर्थिक औपनिवेशिक नीतियों की समीक्षा की, जिससे अंग्रेजों के शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया जा सके। नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम भारतीय अशिक्षित रह गया। ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम भारतीय अशिक्षित रह गया। फलतः भारतीय समाज में भाषाई आधार पर श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना का जन्म हुआ। फलतः भारतीय समाज में भाषाई आधार पर श्रेष्ठता एवं हीनता का जन्म हुआ। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया, अतः भारत का वैज्ञानिक तकनीकी विकास नहीं हुआ। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया, अतः भारत का वैज्ञानिक तकनीकी विकास नहीं हुआ। भारतीय समाज में हस्तक्षेप करते हुए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सांप्रदायिकता का विकास किया। भारतीय समाज में हस्तक्षेप करते हुए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सांप्रदायिकता का विकास किया। निष्कर्ष, 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 निष्कर्ष। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। भारतीयों का जीवन बेहतर बनाना और उनको समृद्ध करना उनका उद्देश्य नहीं था। भारतीयों का जीवन बेहतर बनाना और उनको समृद्ध करना उनका उद्देश्य नहीं था। वस्तुतः सुधार वहीं तक किए गए जो ब्रिटिश हितों की पूर्ति में सहायक थे। वस्तुतः सुधार वहीं तक किए गए जो ब्रिटिश हितों की पूर्ति में सहायक थे। इतना जरूर है कि इन नीतियों से अमानवीय प्रथाओं पर रोक लगाने वाले कानून बने तथा एक शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग का उदय हुआ, जो भारतीयों पर हो रहे शोषण के स्वरूप की पहचान कर सका और इस शोषण के विरुद्ध लोगों को एकजुट कर नेतृत्व भी प्रदान किया। इतना जरूर है कि इन नीतियों से अमानवीय प्रथाओं पर रोक लगाने वाले कानून बने तथा एक शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग का उदय हुआ, जो भारतीयों पर हो रहे शोषण के स्वरूप को पहचान कर सका और इस शोषण के विरुद्ध लोगों को एकजुट कर नेतृत्व भी प्रदान किया। पलक से एक तार भी खिंचा देता है। एक पेज रटता हूँ पहले। प्रमुख सुधार समाज सुधार कानून, प्रमुख समाज सुधार कानून, प्रमुख समाज सुधार कानून, प्रमुख समाज सुधार कानून, प्रमुख समाज सुधार कानून। विलियम बेंटिंक ने 1829 में बंगाल रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, जिसे सर्वप्रथम बंगाल में और तत्पश्चात बम्बई और मद्रास में लागू किया गया। विलियम बेंटिंक ने 1829 में बंगाल रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, जिसे सर्वप्रथम बंगाल में और तत्पश्चात बम्बई मद्रास में लागू किया गया। विलियम बेंटिंक ने 1829 में बंगाल रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, जिसे सर्वप्रथम बंगाल में तत्पश्चात बम्बई मद्रास में लागू किया गया। विलियम बेंटिंक ने 1829 में बंगाल रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, जिसे सर्वप्रथम बंगाल में तत्पश्चात बम्बई मद्रास में लागू किया गया। विलियम बेंटिंक ने 1829 में बंगाल रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, जिसे सर्वप्रथम बंगाल में तत्पश्चात बम्बई मद्रास में लागू किया गया। यह अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना। यह अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना। यह अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना। यह अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना। यह अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना। बेंटिंक ने 1830 में ठगी और धोखाधड़ी रोकने के लिए कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में एक कार्यदल और कानून बनाया। बेंटिंक ने 1830 में ठगी और धोखाधड़ी रोकने के लिए कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में एक कार्यदल और कानून बनाया। बेंटिंक ने 1830 में ठगी और धोखाधड़ी रोकने के लिए कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में एक कार्यदल और कानून बनाया। बेंटिंक ने 1830 में ठगी और धोखाधड़ी रोकने के लिए कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में एक कार्यदल और कानून बनाया। बेंटिंक ने 1830 में ठगी और धोखाधड़ी रोकने के लिए कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में एक कार्यदल और कानून बनाया। 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान बनाया। 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान बनाया। 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान बनाया। 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान बनाया गया। 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान बनाया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक
बेंटिक था, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय भारत से दास प्रथा की समाप्ति की गई। 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय भारत से दास प्रथा की समाप्ति की गई। 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय भारत से दास प्रथा की समाप्ति की गई। 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय भारत से दास प्रथा की समाप्ति की गई। 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय भारत से दास प्रथा की समाप्ति की गई। 1850 में धार्मिक आयोगता अधिनियम लैक्स लॉकी एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1850 में धार्मिक आयोगता अधिनियम लैक्स लॉक एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1850 में धार्मिक आयोगता अधिनियम लैक्स लॉक एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम ईसाईकरण को प्रोत्साहित कर रहा था। यह अधिनियम ईसाईकरण को प्रोत्साहित कर रहा था। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जो सती प्रथा निरसक कानून का तार्किक परिणाम था। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जो सती प्रथा निरसक कानून का तार्किक परिणाम था। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जो सती प्रथा निरसक कानून का तार्किक परिणाम था। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जो सती प्रथा निरसक कानून का तार्किक परिणाम था। वस्तुतः सती प्रथा निरसक कानून बनने से विधवाओं का सती होना अपराध घोषित किया गया, अतः समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, जहां उन्हें समान जीवन जीने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता नहीं थी। ऐसे में विधवाओं के अधिकार स्पष्ट नहीं थे। वस्तुतः सती प्रथा निरोधक कानून बनने से विधवाओं का सती होना अपराध घोषित किया गया, अतः समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, जहाँ उन्हें सामान्य जीवन जीने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता नहीं थी। ऐसे में विधवाओं के अधिकार स्पष्ट नहीं थे। सती प्रथा की समाप्ति से विधवाओं की समाप्ति पर यह नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता दिख रहा था, अतः इसे दूर करने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाना जरूरी था। सती प्रथा की समाप्ति से विधवाओं की समाप्ति पर यह नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता दिख रहा था, अतः इसे दूर करने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाना जरूरी था। इस दृष्टि से राजा राम मोहन राय के प्रयासों को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पूरा किया। 1851 में बहराम जी मल्लबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम न्यूनतम आयु अधिनियम पारित किया गया। 1851 में बहराम जी मल्लबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम न्यूनतम आयु अधिनियम पारित किया गया। 1891 में बहराम जी मल्लबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम न्यूनतम आयु अधिनियम पारित किया गया। 1891 में बहराम जी मल्लबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम न्यूनतम आयु अधिनियम पारित किया गया। 1891 में बहराम जी मल्लबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम न्यूनतम आयु अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत बाल विवाह को हतोत्साहित किया गया। अब विवाह के लिए बालिका की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई, जो पहले 10 वर्ष थी। इसके तहत बाल विवाह को हतोत्साहित किया गया। अब विवाह के लिए बालिका की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई, जो पहले 10 वर्ष थी। इसके तहत बाल विवाह को हतोत्साहित किया गया। अब विवाह के लिए बालिका की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई, जो पहले 10 वर्ष थी। इस अधिनियम का एज ऑफ कंसेंट एक्ट तिलक ने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय अपने समाज में स्वयं सुधार कर सकते हैं। इस अधिनियम का एज ऑफ कंसेंट एक्ट का तिलक ने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय अपने समाज में स्वयं सुधार कर सकते हैं। इस अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट का तिलक ने विरोध किया, क्योंकि इसका मानना था कि भारतीय अपने समाज में स्वयं सुधार कर सकते हैं। अंग्रेजों को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। 1930 में हरविलास सारदा के प्रयासों से सारदा अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह को अवैध घोषित किया गया। 1930 में हरविलास सारदा के प्रयासों से सारदा अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह को अवैध घोषित किया गया। 1930 में हरविलास सारदा के प्रयासों से सारदा अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह को अवैध घोषित किया गया। 1930 में हरविलास सारदा के प्रयास से सारदा अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह को अवैध घोषित किया गया। इस तरह अंग्रेजों ने समय समय पर समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज सुधार कानून बनाए। कानून का यह निर्माण भारत में उनके द्वारा किए गए प्रगतिशील कार्यों में से एक है। कानून का यह निर्माण भारत में उनके द्वारा किए गए प्रगतिशील कार्यों में से एक है। हर हर महादेव।